बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। एडिशन बेसिकली हेड टू टेल रूल्स के तहत होती है। और हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट कहते हैं किसी भी वेक्टर का पार्ट्स को। तो पार्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है एक्स और दूसरा कंपोनेंट होता है वाई कंपोनेंट। और अगर ये दोनों एक्स और वाई परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम वेक्टर को ऐड करना है हमने, तो उसके साथ हम अगर वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ड्रॉ करके डिवाइड करके ऐड करें तो कैसे उसको हम ड्रॉ करेंगे, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, यानी कैसे उसको ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने राइट साइड पे मैंने यहाँ पे कुछ समराइज़ किया हुआ है इसको। इसके स्टेप्स मैंने डिटेल से यहाँ पे लिखे हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने वेक्टर जितने भी हमें गिवन वेक्टर्स होंगे उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में पहले रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर है ओ एम और दूसरा वेक्टर है ओ एन। ओ एम और ओ एन दो वेक्टर्स हैं। इसको हम ए कह देते हैं वेक्टर, और ओ एन को हम वेक्टर बी कह देते हैं। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, और ऐड कौन से तरीके से करना है? बाय हेड टू टेल, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर को जब आप ऐड करते हैं, दो वेक्टर्स को अगर हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करते हैं, तो हम वेक्टर बी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन को वेक्टर ए के साथ ज्वाइन करते हैं। ये वेक्टर बी की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, इसको हमने क्या किया? ए के साथ ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले तो हम यही करते थे ना, ये जो बी की टेल है उसको ए के साथ यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर ए। और ये वाला क्या आ गया? वेक्टर आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर, ये हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर बी। और इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं पी। और अच्छा, अब अगर हमने वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो पहला स्टेप नंबर 1 के पहले जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन होंगे उनको उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो वेक्टर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए वेक्टर ए से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए से हमने क्या किया? एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और जो कि किसी पॉइंट पे यहाँ पे जाके क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो इस पॉइंट को, इस प्रोजेक्शन को हम कह सकते हैं, जो प्रोजेक्शन है इसको हम कह सकते हैं, ये जिस पॉइंट पे मीट करे इसको कोई नाम दे देते हैं हम। ये वाला पॉइंट पी था, इस पॉइंट को हम क्यू का नाम दे देते हैं। सिमिलरली हम अगर बी वेक्टर से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, अगर इसको बी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो उस बी वेक्टर के बी वेक्टर से हम ये क्या करते हैं? एक प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये प्रोजेक्शन पहले से मैंने ड्रॉ की हुई है। ये प्रोजेक्शन बी से हम क्या करेंगे? बी के हेड से एक प्रोजेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस पे जाके ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पे मीट करती है इसको कोई हम नाम दे देते हैं। उससे पहले हम ये करते हैं कि ये जो बी का वेक्टर इस ए के वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, इसको कोई नाम दे देते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास, इसको भी कोई नाम दे देते हैं। और ये जो पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है इसको भी हम कोई नाम देते हैं। तो तरतीब से चलते हैं। पी क्यू, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं? आर, और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं? एस। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हुई कि हमने जितने भी वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स थे ए और बी, उनको हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ये हमारे पास ए का एक्स कंपोनेंट आ गया, ये वाला ए का वाई कंपोनेंट आ गया, इसी तरह ये वाला बी का एक्स कंपोनेंट आ गया, और ये वाला बी का वाई कंपोनेंट आ गया। और ये जो बी एक्स, ये जो मैं यहाँ पे बी एक्स के सामने ये वाला भी बी एक्स है, ये लेंथ भी उसी के बराबर है, और ए वाई के जो सामने है पैरेलल है परपेंडिकुलर, ये भी ए वाई है, ये भी लेंथ है क्या। तो ये हमारी क्या हुई? डायग्राम कंप्लीट। अब हम क्या करते थे? जब दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो हमें कोई रिजल्टेंट भी मिलता था। तो ये वाला एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास हो गया, जो पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ एक वेक्टर होगा जिसे हम आर कह देंगे, जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे
इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर को मैं कोई थर्ड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ आर। ओके, नाउ ये तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया और साथ में ये सारी फिगर क्या की, हमने इसको कंप्लीट कर ली। इस फिगर को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिगर आप समझ जाते हैं तो आपका आधा काम यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया और उस फिगर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो बन रहा है आर, इसके भी दो कंपोनेंट हमें नज़र आ रहे हैं। ये जिस तरह जस्ट लाइक ए के दो कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई, बी के दो कंपोनेंट बी एक्स बी वाई, इसी तरह आर के भी दो कंपोनेंट है, एक आर का एक्स कंपोनेंट और एक आर का वाई कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन करता हूँ कौन सा आर का एक्स कंपोनेंट है और कौन सा आर का वाई कंपोनेंट है। अगर ये देखे जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एग्जैक्टली लाइन है, इसको हम आर का एक्स कंपोनेंट कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से लेकर ये जो मैं आपको इस पे एरो देखेंगे, छोटा सा एरो है आर वाई, यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक जो लाइन है इसको हम कह सकते हैं ये आर का वाई कंपोनेंट है, जिसके दो हिस्से बन गए। आर एक्स के दो कंपोनेंट है, ए एक्स बी एक्स के दो हिस्से हैं, और इसी तरह आर वाई भी देखें, अगर ए वाई और बी वाई के लेंथ को ऐड करें तो हमारे पास आर वाई आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने आर को उसके एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो हम गौर से देखें यहाँ पे कि स्टेप नंबर टू के अंदर आर को उसके एक्स कंपोनेंट में हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो क्लियरली हमें आर एक्स कंपोनेंट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आर एक्स है वो ओ से लेकर क्यू तक की लेंथ है, ये ओ से लेकर आर तक की लेंथ है। तो ओ से जो आर है ये, यानी ओ से आर तक की लेंथ वो क्लियरली नज़र आ रहा है फिर के ऊपर, ओ क्यू प्लस क्यू आर है, ओ क्यू प्लस क्यू आर है। अब ओ आर हमारे पास आर का एक्स कंपोनेंट है, जो कि ए का एक्स ओ क्यू ए एक्स है, और क्यू आर क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। यानी अगर ए एक्स और बी एक्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास आर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसको कोई फिगर का नाम दे देते हैं, इक्वेशन का नाम देखते 1। अब सिमिलरली हम मज़ीद इसको मूव करते हैं और मज़ीद लेकर चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, आर के उसके वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो आर वाई कंपोनेंट जो है वो होगा हमारे पास, क्लियरली नज़र आ रहा है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि आर एस प्लस एस पी जो है ना आर का वाई कंपोनेंट है। तो यानी लिख सकते हैं जो आर वाई इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली हम सिमिलरली लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये क्लियर नज़र आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे देखें ना, आर एस जो है ये ए वाई है और एस से पी तक का ये डिस्टेंस है बी वाई। तो ए वाई प्लस बी वाई करें तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है आर वाई के बराबर है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4 में हमने ये करना है, स्टेप नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड से पहले हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट भी आ जाता है, उसका वाई कंपोनेंट भी आ जाता है, तो हम उस वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड होगा। तो वेक्टर फाइंड करते हैं स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हम वेक्टर मालूम करते हैं ताकि उसका मैग्नीट्यूड मालूम। तो वेक्टर होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर उसका एक्स कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर प्लस उसका वाई कंपोनेंट और जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे। तो आर का एक्स कंपोनेंट ये सामने इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम इसको मेंशन कर चुके हैं। आर का एक्स कंपोनेंट हमारे पास होगा ए एक्स प्लस बी एक्स। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, आर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में आई यूनिट वेक्टर, और आर वाई की जगह हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, और साथ में आ जाएगा इसका जे यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अभी हमारे पास वेक्टर है। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ
आर का एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस आर का वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ये पिछले लेसन में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इस लेसन के अंदर डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर एक्स इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। आर एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, और आर वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसका आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज, सर ये अब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। बेसिकली पिछले लेसन के अंदर ये जो फार्मूला था ना, इसको हमने फाइंड किया था पिछले लेसन के अंदर। हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, अगर उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है और उसका वाई कंपोनेंट मौजूद है, तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम कह सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उस लिहाज से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। लेकिन यहाँ पे इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, चूंकि प्रीवियस लेसन के अंदर हम इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड हमें पता है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो एक्स और वाई कंपोनेंट आपने इक्वेशन 1 से क्या किया है, फाइंड किया। तो अब वो वैल्यू यहाँ पे सिमिलरली जो आपके पास टेन वाली फार्मूला है थीटा, अगर हमने नंबर 4 हमने फाइंड कर लिया इसका मैग्नीट्यूड, नंबर 5 में हमने क्या करना है, फाइंड इसका एंगल थीटा। तो एंगल मालूम करने के लिए टेन थीटा हम लगाते हैं। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर फिगर में नज़र आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर फिगर के अंदर अगर गौर करें, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है, और इसमें हमारे पास आर वाई है, और आर एक्स जो है ये क्या है, बेस है। क्लियरली ये वाली बेस है आर एक्स। तो यहाँ से अगर थीटा फाइंड करें तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया एंगल, डायरेक्शन एंगल। तो ये 5 स्टेप है टोटली, इस ये 5 स्टेप है। 4 स्टेप में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, और 5th स्टेप के अंदर हमने फाइंड कर लिया, 5th स्टेप में हमने एंगल थीटा फाइंड। ओके ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास हमने फाइंड कर लिए हैं उसके वेक्टर को, उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। उसके बाद की बात, अगर वो वेक्टर, उसके कंपोनेंट हमें जो वेक्टर आर है उसके कंपोनेंट हो गया हमारे पास आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। अब इस आर के दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, अगर ये दोनों कंपोनेंट हमें इसका मैग्नीट्यूड अगर दोनों का पॉजिटिव आता है, मतलब अगर आर एक्स भी पॉजिटिव आए आर वाई भी पॉजिटिव आए, तो ये जो वेक्टर होगा आर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो डायरेक्शन एंगल थीटा का फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ 5, व्हाट इज़ थीटा। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन होगी थीटा इज इक्वल टू 5, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये जो आर वेक्टर होगा ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है वो होता है आपके पास ये वाला एंगल। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। अब ये थीटा क्या है और फाई क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। थीटा हमारे पास जो है ना, ये है टोटल एंगल, टोटल एंगल फ्रॉम 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर जो टोटल एंगल बन रहा है उसको हम थीटा कह रहे हैं। और फाई है किसी भी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के अंदर कितना एंगल बन, एंगल इन अ स्पेसिफिक क्वाड्रेंट। अच्छा, अब ये थीटा हो सकता है, इसकी वैल्यू कम से कम वैल्यू 0 से लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है 360 डिग्री, यानी पूरे चारों क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बन सकता है 360 डिग्री, यानी 4 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये 4 क्या हो सकता है 360 हो सकता है। और जो फाई है ये इसकी वैल्यू किसी भी एक क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा एंगल 0 से लेकर या मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री, 90 से ग्रेटर ये नहीं हो फाई जो है। अब इसको मैं डिटेल से डिस्कस, अगर तो हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हों तो थीटा इक्वल टू फाई इसलिए होगा कि फाई और थीटा बराबर होंगे, क्योंकि इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर भी एंगल थीटा होगा और इस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो फाई है वो भी यही है और थीटा भी वही है।
तो इसका फार्मूला जस्ट होगा टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स। ये करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन एंगल थीटा आ जाएगा। और अगर आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो हमारे पास जो वेक्टर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब ये लाई करेगा तो इसके फार्मूला होगा हमारे पास, इसमें जो थीटा का फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 5। तो हम कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस 5। और इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 180 डिग्री, अब 5 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 1 मिनट, तो थोड़ा सा ना, तो हमारे पास ये आ सकता है 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर एक्स। तो पहले समझते हैं 180 माइनस 5 क्यों है। 180 इसलिए है कि अगर हम, हमारे पास याद रखें जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला एक्स कंपोनेंट है, तो इस लिहाज से ये एंगल हमारे पास उस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल फाई है। तो मैंने जो पहले बताया था, अगर इस एंगल फाई को मालूम करना है तो अगर टोटल इस एंगल को देखें तो ये एंगल है 360, सॉरी 180। अगर इस 180 में से मैं फाइव को माइनस करूंगा तो ये एंगल थीटा बनेगा जो जीरो से लेकर वहां तक होगा, जिसको हम थीटा कह सकते थे। मैंने क्या बताया था, थीटा होता है टोटल एंगल फ्रॉम 0 डिग्री। तो सी जीरो से लेकर वहां तक कितना एंगल बनता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से, टोटल एंगल 180 में से इस फाइव को माइनस करना पड़ेगा, तब ये थीटा एंगल आएगा हमारे पास। ठीक है, 180 में से अगर फाइव को हम माइनस करेंगे, उस क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है उसको माइनस करेंगे, तब ये थीटा एंगल आएगा जीरो से लेकर उस फैक्टर तक, जो टोटल एंगल 0 डिग्री से आएगा उस थीटा। ओके, नाउ अगर तो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइक आ रहा हो तो तब क्या होगा। अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, मैं उसको वहाँ पे स्पेस नहीं है उसको थोड़ा क्लियरली बनाने के लिए, अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ओके, अगर हमारे पास ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा हो यहाँ पे ये से, तब क्या होगा। तब इसके लिए हम ये देखेंगे कि क्लियरली आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब थीटा क्या होगा, थीटा मैंने पहले बताया था टोटल एंगल फ्रॉम 0 डिग्री, वो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल थीटा है। और फाइव उस क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बन रहा था वो फाइव था। तो यहाँ पे एंगल का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा हमारे पास। और यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको दोबारा बना लेता हूँ। थीटा जो था वो था हमारे पास जीरो से लेकर वहाँ तक का एंगल, जीरो से लेकर वहाँ तक का एंगल, और फाइव था ये वाला उस क्वाड्रेंट के अंदर, ये फाइव है हमारे पास क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल, एक्स एक्सिस से लेकर वहाँ तक एंगल कितना है, ये फाइव है। और ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ से लेकर ये जो एंगल बन रहा है इस, अब थीटा क्या होगा, थीटा जो जीरो से टोटल एंगल है। तो गौर करें, अगर थीटा होगा हमारे पास 180 प्लस 5, यानी अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक करें तो ये 180, और 180 में अगर 5 ऐड करें तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 180 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो वो टोटल एंगल जीरो से हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर द फोर्थ फैक्टर, अगर हमारे पास फोर्थ फैक्टर की बात करें तो 1 मिनट, फोर्थ फैक्टर, फाइनल एंड फोर्थ वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर के लिए यानी फोर्थ का, अगर हमारा वेक्टर जो है फोर्थ में लाइक कर रहा हो तब क्या होगा सर, कर लेता हूँ। इस वेक्टर को हम यहाँ बना देते हैं, फोर्थ कंपोनेंट के अंदर बना देते हैं।
शेप को, ये फोर्थ के अंदर, अगर ये वेक्टर फोर्थ के अंदर क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तब क्या होगा? अगर फोर्थ में लाई कर रहा है तो उसमें फार्मूला हमारे पास होगा। तो सबसे पहले बात करें फाई, ये एंगल होगा, यानी हमने हमेशा एंगल एक्स कंपोनेंट के लिहाज से देखना है। तो ये वाला एंगल हमारे पास जो है ये फाई है उस क्वाड्रेंट के अंदर, और थीटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, ये हमारे पास क्या है, ये है थीटा। तो ये भी हमारे पास थीटा, अगर हम बात करें 360 में से अगर मैं फाई को माइनस करूँ तो ये एंगल आ जाएगा, यानी 360 हमारे पास यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक एंगल जो है ये क्या है 360 या जीरो लाइन तक कंप्लीट सर्कल, उसमें से अगर मैं फाइव को माइनस करता हूँ तो ये थीटा एंगल रह जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाइव। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ फार्मूला आ जाता है। तो फिर मैं इसको बता देता हूँ, पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू फाइव, दोनों एंगल बराबर होते हैं, थीटा और फाइव बराबर होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हम 180 में से इस टोटल में से इस फाइव को माइनस करते हैं तब थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करें अगर, तो हमारे पास होता है 180 प्लस फाइव करते तो हमारे पास आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फार्मूला होता है टोटल 360 में से हम माइनस कर देते हैं इस फाइव एंगल, तो हमारे पास तो थीटा होता है टोटल एंगल और फाइव होता है उस क्वाड्रेंट स्पेसिफिक क्वाड्रेंट के अंदर एंगल। ये था हमारे पास कि वेक्टर को अगर हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आर एक्स और आर वाई के साइन देखने पड़ेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वेक्टर, अगर दोनों एक आर एक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो आर वाई पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और इसका फार्मूला हमने डिराइव किया। और थर्ड में अगर लाई कर रहा है तो फिर आर एक्स आर वाई यानी दोनों कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारे पास वेक्टर क्या करेगा, थर्ड में लाई करेगा। और अगर आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव हो तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट वेक्टर लाई करेगा। ये आर एक्स पॉजिटिव हो, आर वाई जो है अगर नेगेटिव हो तो तब ये फोर्थ लाई करेगा। ओके।